नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान 10वीं क्लास इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं उनकी हम आपको जानकारी देंगे, उनके बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियो होंगी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी रहेगी, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना और अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद जो है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावनाओं को राष्ट्रवाद कहते हैं। और यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना ही शुरुआत सबसे पहले अगर मानी जाती है वो फ्रांस से मानी जाती है, फ्रांस से होती है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, वहाँ से यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत मानी जाती है। राष्ट्र और यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण अर्नेस्ट रेनन के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का सम्मान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज का, जैसे साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम देखते हैं। छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक होता था। नंबर 2, कुलीन वर्ग, ये जमीन के मालिक थे। यूरोपियन महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था कुलीन वर्ग, याद रखना। अगला है निरंकुशवाद, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था कि इसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता था। उदारवाद लातिनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, किसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष के बराबर समानता होना। नंबर 5 है जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान किसके द्वारा क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। इसके अलावा छठा रूढ़िवाद, एक ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा है, जो पौराणिक परंपराओं पर अधिक बल देती है, जो परंपरा जो चली आ रही है उस पर बल देता है, रूढ़िवाद। नारीवाद, महिला और पुरुष को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक महिलाओं के अधिकार का बोध नारीवाद है। रोमानीवाद, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। अगला है नौमा यूटोपिया, या इसको कह सकते हैं कल्पना दर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो, इतना अच्छा हो, जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो दोस्तों, ये जो शब्दावली है ये बहुत ही यूजफुल है, चैप्टर को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। इनको अच्छी तरह से ध्यान से कर लेना, किसी प्रकार कोई डाउट लगे तो हमें मैसेज कर देना। अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, 1789 याद करने की ट्रिक है। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसमें राजतंत्र समाप्त कर और प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को, इस क्रांति से पहले फ्रांस के संपूर्ण भाग पर एक राजा निरंकुश यानी तानाशाह का शासन था। राजा नाम था रूइस सोल्मा और उसकी पत्नी थी मैरी। इसके अलावा दोस्तों, एक अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, फ्रेडरिक शोरू कौन था? ये एक, अगर इसका आंसर देखें तो फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन सी किस घटना को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति को। इसके अलावा अगला है बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी थे, जो बाल्कन एरिया था, कई दो मिले हुए थे एरिया, उसके निवासियों को क्या कहा जाता था? उसके निवासियों को कहा जाता है सलाओ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये की गई थी 1815। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कहा था मेटरनिक ने। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? और उस संधि का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। इसके अलावा दोस्तों,
अब आपको बता दें ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्टॉक या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था जिसे नरजातीय कहते थे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आपको बता दूं इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की जो आर्थिक जो शक्ति थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनाइटेड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कुछ साल के बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ लिया गया। ब्रिटेन एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड इन तीनों से मिलकर बना है यूनाइटेड किंगडम। आपको बता दें ये देश, इसके 3 नाम हैं। इसको इंग्लैंड भी कह सकते हैं, इसको ब्रिटेन भी कह सकते हैं, इसको यूके यानी यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं। तो ये थे इसके एकीकरण की प्रक्रिया। अब जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ ये इम्पोर्टेंट है। ये जो एकीकरण के 3 क्वेश्चन उनमें से कोई न कोई एक जरूर आता है। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि जर्मनी का एकीकरण कर दें, परंतु ऐसा वो नहीं कर पाए क्योंकि राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल और फौज की ताकत ने मिलकर उनको दबा दिया। उसके बाद पर्सा ने बाहर अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय पर्सा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था, जो जर्मनी का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा जर्मनी के एकीकरण की और प्रक्रिया आपको बता दें। पर्सा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा की जीत होगी और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। जनवरी 1871 में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। आपको बता दें जो बिस्मार्क था उसको दुनिया का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा भारत का जो आयरन मैन है उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण। इसके अलावा नेक्स्ट करते हैं जोलवेलाइन संघ। ये एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य थे। ये संघ 1834 में पर्सा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया था और जो मुद्रा थी उसकी संख्या 2 कर दी गई थी, जो पहले 20 से अधिक थी। ये संघ जर्मनी के आर्थिक जो एकीकरण उसका प्रतीक था। इसके बारे में एक बार फिर बता दें, जर्मन शुल्क संघ था, जर्मन राज्य थे ज़्यादातर। 1834 में पर्साई पहल पर स्थापित हुआ था। जो शुल्क अवरोध थे उनको समाप्त कर दिया था। मुद्रा 20 से घटाकर 2 कर दी थी। तो अब बात करते हैं एकीकरण, इटली का एकीकरण। 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ जिसने इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इतालवी राष्ट्र बना दिया। इसे इटली का एकीकरण कहा गया। आपको बता दें 19वीं सदी के मध्य इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था और प्रायद्वीप होता कि इसके 3 साइड पानी हो, याद रखना। तो इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया वो 4 चरणों में पूरी हुई थी। प्रथम चरण जो था 1832 में काबूर साइडिनिया का प्रधानमंत्री बना। 1859 में रोमांडी को राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय चरण की बात करें तो मोडेना, टस्टनी आदि का जनमत संग्रह करके द्वारा साइडिनिया में मिला लिया गया। तृतीय चरण में 1860 में गैरिबाल्टी जो एक वहाँ का क्रांतिकारी था इटली का, उसके द्वारा सिसिली और नेपलस पर विजय हासिल होगी। चौथा चरण वेनेशिया व रोम पर अधिकार कर लिया। 1871 में पोप से समझौता हुआ और एकीकृत इटली का उदय हो गया। अब बात करते हैं इसमें इटली एकीकरण में बाधाएं क्या है, मुसीबत क्या है। राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास रहा, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य रहा, पोप का जो शासन था उसका भी प्रभाव देखने को मिला, वियना जो कांग्रेस थी उसका भी प्रभाव था। इसके अलावा अनुदारवादी जो शासक थे उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो ये बाधाएं थी, मुसीबतें थी। इटली एकीकरण के क्रांतिकारी के बारे में बात करें 3 मुख्य हैं। सबसे पहला नाम आता काबूर, इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। वे इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। इसके अलावा जुसेपी मैसिनी एक क्रांतिकारी था इटली का। महान क्रांतिकारी किसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया।
इसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावनाओं को बल मिला। वे राजतंत्र के घोर विरोधी थे। सभी रूढ़िवादी उनसे डरते थे क्योंकि वे इटली का एकीकरण करना चाहता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, ये इटली की ही है। इसके अलावा अगले की बात करते हैं। गैरीबाल्डी, इटली का महान क्रांतिकारी जो मैसनी का सहयोगी और समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की जिसकी सहायता से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन भी किए। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बन सकता है एक नंबर का खासकर कि लाल कुर्ती जो नामक सेना किसने तैयार की थी, तो उसका आंसर होगा गैरीबाल्डी। तो इटली के बारे में अगर देखा जाए, विराट कोहली ने देखा जाए क्रिकेटर है जो उन्होंने वहीं शादी की थी अनुष्का के साथ। अब अगले बात करते हैं, वियना कांग्रेस क्या थी या क्या है। वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो यूरोपीय शक्तियाँ उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था भाई। उसका प्रतिनिधित्व यूरोप के समझौता के लिए वियना में इकट्ठे हुए थे। किसकी अध्यक्षता? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो नियुक्त किए गए थे मेटरनिक ने की थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा कर दी? नंबर 1, पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। नंबर 2, नए राष्ट्रीय चिन्ह। नंबर 3, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। नंबर 4, राष्ट्रीय जो भाषा थी। और नंबर 5, एक समान भार और मान की व्यवस्था वहाँ पर लागू कर दी। यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो नंबर 1 है कला, काव्य, कहानियाँ, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। इसके अलावा लोकगीत, जन काव्य, लोक नृत्य। तीसरा, स्थानीय बोलियाँ और लोक साहित्य पर बल दिया गया। और सबसे जो महत्वपूर्ण होती है भाषा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा नेपोलियन कौन था? नेपोलियन, जिनका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था, एक महान योद्धा था जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पूरी यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल की। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रांस का शासक आपको बता दें 1804 में बना था और 1815 में उन्होंने हार गया था। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, नेपोलियन संहिता उन्होंने लागू की थी। इसके अलावा आपको बता दें इसका जो स्लोगन है इम्पॉसिबल इज नथिंग। 1804 की नागरिक संहिता जो नेपोलियन ने लागू की थी, उसका प्रावधान उसमें क्या उल्लेख किया गया था उसके बारे में। सबसे पहले जन्म पर आधारित जो सुविधा थी उनकी समाप्ति कर दी गई थी। संपत्ति के अधिकार की बहाली कर दी गई थी। जमींदारी और सामंती जो व्यवस्था थी उसकी समाप्ति कर दी थी। यातायात और जो संचार व्यवस्था है उसमें सुधार हुआ था। मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए थे। एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई थी, जिसको नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। याद रखना, नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता एक ही है। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता लिखिए। नंबर 1, जीवन जीने की जो समान शैली। नंबर 2, भूस्वामित्व। नंबर 3, कूटनीतिक भाषा। नंबर 4, आपस में वैवाहिक संबंध। और नंबर 5, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच जो भाषा थी उसका प्रयोग। तो ये थे यूरोप के कुलीन वर्ग की कुछ विशेषताएं। इसके अलावा अगला, औद्योगिकरण की तेज गति ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए? नंबर 1, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। शहरों का विकास और वाणिज्य वर्ग का उदय हुआ। श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय। इसके अलावा जो कुलीन जो विशेष वहाँ की ताकत थी, उनके जो विशेषाधिकार है उनकी समाप्ति कर दी। समाप्ति के विचारों को लोकप्रियता मिल गई। और औद्योगिक जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले आपको बता चुका हूँ पहले भी, अब फिर बता दूँ, इंग्लैंड में हुई थी। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? क्यों वहाँ राष्ट्रवाद हुआ था? सबसे पहला है वहाँ पर जनता पर अत्याचार किए जा रहे थे। नंबर 2, निरंकुश शासन व्यवस्था थी, तानाशाही व्यवस्था हो गई थी। नंबर 3, उदारवादी विचारों का प्रसार होता जा रहा था। नंबर 4, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और नंबर 5 सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, पढ़े लिखे जो लोग थे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपने ऐसे ही फीडबैक ज़रूर देते रहें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो हमें ज़रूर बताएं। तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।